एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके नाउ। चलो तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को, ठीक है। बाकी देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था जिसका नाम था डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस तक है ना हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी टोटल 2 ही क्लासेस बची हुई है। आज पूरी कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम वाला टॉपिक खत्म हो जाए और नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक फंडामेंटल है वो भी मैं आपको कुछ बता दूंगा और उसके बाद फिर हमारा ये सेशन, हमारा ये क्लास, हमारा ये बैच फिनिश हो जाएगा, है ना। बाकी जल्दी से वो दोहरा दूं अपनी बात जो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि मेरी 3 स्टेप स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। डेफिनेटली आप कंप्यूटर में फुल में से फुल मार्क्स लाएंगे। एक तो क्लास देखिए, बिना क्लास देखे मार्क्स नहीं आएंगे, ये बात तय है। दूसरा, मेरे यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की, क्योंकि मैं वहां पर PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही कराता हूं। और तीसरा है मेरा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिस पर मैं हर एक प्रकार की PDF फाइल आपको देता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चीजें फॉलो करके चलिए। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल आपको पता ही कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। डेट मैंने डाली दी है 11 दिसंबर 2024 आज की तारीख है बेटा। और आज की क्लास में ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर सिस्टम को हिंदी में अगर कहा जाए तो संख्या पद्धति के नाम से इसको बोल दिया जाता है, ठीक है जी। या तो संख्या पद्धति कह दो हिंदी में या नंबर सिस्टम कह दो, एक ही बात है। खैर, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि मैथ्स में भी एक चैप्टर होता है जो नंबर सिस्टम के नाम से है। तो वहां पर बेसिकली हमें सिंप्लीफिकेशन वाली चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब कोई क्वेश्चन हमें दे दिया जाएगा और उसका हमें सिंप्लीफिकेशन या कोई इक्वेशन या समीकरण हमें दे दिया जाएगा और उसको सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफिकेशन निकालना होता है। क्लियर है? तो वहां पर भी आपने ये चैप्टर पढ़ा ही होगा, बट यहां पर भी है ना, है तो बहुत सिंप्लीफिकेशन जैसा ही, बहुत सिंपल चीजें ही हैं, बट थोड़ा सा बाइनरी के टर्म में है ना। और मेन जो मुख्य बात आती है यहाँ पर वो है कन्वर्जन, है ना, एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना, ये यहाँ पर मुख्य पॉइंट है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आप सभी लोगों से कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। बाकी इसको एक और नाम से भी बोला जा सकता है, दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैंने ना कुछ एग्जाम्स के सिलेबस देखे हैं जहां पर मैंने नोटिस किया कि वहां पर नंबर सिस्टम शब्द की जगह डेटा रिप्रेजेंटेशन शब्द लिखा हुआ था, यानी कि नंबर सिस्टम को डेटा रिप्रेजेंटेशन कहकर भी बोला गया। अब इस डेटा रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हमें पढ़ना क्या होता है? हमें पढ़ना होता है कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। जैसे अगर कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में दिया है तो उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीजें हमें यहां पर देखनी है, ठीक है। चलो अब देखो, इस टॉपिक को हम स्टार्ट कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारे कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा कंप्यूटर है इसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यहीं से हमने शुरुआत की थी कंप्यूटर आर्किटेक्चर सबसे पहले वाले चैप्टर में। तो हमारे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है और डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है? तो आंसर है बेटा इसका
बाइनरी, और बाइनरी कहने का ही मतलब होता है 0 1, है ना। या तो आपके पास चॉइस है 0 या फिर आपके पास चॉइस है 1, केवल दो ही चॉइसेस होती है, 0 या 1। तो इन बाइनरी नंबर से हमने क्या बनाया, एक प्रणाली बना ली और उसको नाम दिया गया बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे कि मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, गणित हम पढ़ते हैं, तो गणित में जो भी नंबर्स हम लिख रहे हैं, जो भी नंबर्स हम बना रहे हैं, तो उनको डेसिमल नंबर सिस्टम कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें 10 चॉइसेस मिलती हैं 0 से लेकर 9 तक। तो मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कह देते हैं, है नहीं। मैथमेटिक्स के जो नंबर्स हम जिस तरीके से लिखते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। यहां पर 0 1 की फॉर्म में लिखेंगे हर चीज, तो बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दो नंबर सिस्टम तो कंफर्म हो गए कि कंप्यूटर में वर्क करते होंगे, एक तो बाइनरी और एक मैथमेटिक्स वाला डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले नंबर्स भी कंप्यूटर में कंसीडर किए जाते हैं, है ना। बट दो नंबर सिस्टम और भी होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं, उनका नाम होता है ऑक्टल और एक का नाम है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो एक ही नंबर सिस्टम का यूज होता है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। जबकि कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल 4 नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है। एक है बाइनरी, वो तो कोर है ही, वो तो बिल्कुल कोर में बैठा हुआ है सिस्टम बाइनरी वाला। इसके ऊपर फिर डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से 3 नंबर सिस्टम और, मतलब बाइनरी के अलावा 3 नंबर सिस्टम और भी होते हैं कंप्यूटर में। अब इन चारों नंबर सिस्टम में एक दूसरे के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ, या फिर बाइनरी से ऑक्टल में या ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ, या डेसिमल से हेक्सा में या हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ। इस तरीके के क्वेश्चंस है ना एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको ये फिर से बता दूं कि अगर आपके सिलेबस में डेटा रिप्रेजेंटेशन या नंबर सिस्टम लिखा हुआ है तभी आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ें, और नहीं लिखा हुआ है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब लिख के नहीं आ रहा तो चांसेस हैं कि पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। चलो एक बात और बता दूं मैं आपको, ठीक है, कि इसके जो क्वेश्चंस है ना उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। कि आप सोच रहे हैं कि हम कोई किताब लेके आए या कोई हम पीडीएफ फाइल ले लें जिसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी एग्जाम्पल मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा, केवल उतने ही एग्जाम्पल आप फिर से खुद से अपने आप से कर लेना। मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देंगे अगर आपने ढंग से समझ लिया तो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, कंप्यूटर के कोर में कौन सा नंबर सिस्टम बैठा हुआ है, तो आंसर है बाइनरी, ठीक है जी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम लिख दो या बाइनरी नंबर लिख दो, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स वाले जो नंबर्स होते हैं यानी कि डेसिमल नंबर, वो भी कंसीडर किए जाते हैं कंप्यूटर में। इसके अलावा 2 नंबर्स और मैंने बताया आपको, एक तो ऑक्टल नंबर और एक है हेक्साडेसिमल नंबर। ये 2 नंबर सिस्टम और भी कंसीडर किए जाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। अब बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, बेस समझते हैं ना। जैसे मान लो अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं गणित में, मैथमेटिक्स में, जैसे सपोज आपने 25 लिखा, तो आप इसको ब्रैकेट में बंद करके नीचे बेस में 10 लिख सकते हो। आप हर जगह ऐसा काम कर सकते हो, जहां भी मैथमेटिक्स के कोई भी नंबर आप लिखेंगे वहां पर हर बार हर जगह पर ऐसा ब्रैकेट लगाकर और नीचे बेस में 10 लिख सकते हो, कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता। बट हाँ, ये जरूर कहेगा कि ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी। मतलब जब पता है, जैसे है ना, सपोज दैट कि है ना कोई लड़कों का स्कूल है, कोई लड़कों का स्कूल है, पहले से पता है कि बॉयज स्कूल है, तो क्या कोई चांस हो सकता है कि उसमें कोई लड़की पढ़ रही हो? नहीं ना, चांस ही नहीं है कि उसमें लड़की पढ़ रही हो। तो कोई क्वेश्चन ये पूछे आपसे, या कोई क्वेश्चन ये पूछे कि ये बॉयज स्कूल में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। यानी पहले से ही कंफर्म है उस स्कूल का नाम ही है बॉयज स्कूल, तो उसमें लड़के ही पढ़ते होंगे, लड़कियां है ही नहीं। तो उसी तरीके से समझ लो कि मैथमेटिक्स में जो भी नंबर आप लिख रहे हैं वो सब डेसिमल नंबर है, तो उनके ऊपर ऐसे बेस लगाने की जरूरत ही नहीं है।
है ना। अगर लगा भी दोगे तो फिर कोई यही तो कहेगा अरे क्यों लगा रहे हो, जब पता है मैथमेटिक्स डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करता है तो बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जब बॉयज स्कूल स्कूल का नाम लिखा हुआ है तो आप पूछ क्यों रहे हो कि इसमें लड़कियां पढ़ती हैं? नहीं, नहीं पढ़ी होंगे, नहीं पढ़ती होंगी। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है जी। तो इसी तरीके से है ना, देखो हर नंबर का अपना एक बेस होता है। अगर कभी किसी नंबर का बेस ना बताया जाए, यानी कि नंबर के ऊपर ब्रैकेट लगाकर और नीचे बेस ना लिखा हो, तो हम बाय डिफॉल्ट उसे डेसिमल ही मान लेते हैं। बट अगर डेसिमल नहीं है, कुछ और है, तो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक नंबर का अपना बेस होता है। जैसे बाइनरी का बेस है 2, डेसिमल का बेस है 10, ऑक्टल का बेस 8 और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। कहीं कहीं इसको फिर 0x ऐसे लिखकर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ज्यादातर केस में 16 ही लिखा हुआ मिलेगा। जैसे सपोज दैट कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है दैट इज 256, ब्रैकेट लगाकर नीचे 16 लिखा हुआ है, तो इसका कंफर्म मीन है कि ये नंबर हेक्साडेसिमल नंबर ही होगा। ये कंफर्म है कि ये हेक्साडेसिमल है। और अगर यहां पर बेस नहीं लिखा हुआ है, न बताया जाए, तो आप खुद से इसको डेसिमल मान लेना। एक रूल है कि अगर किसी नंबर का बेस ना बताया जाए तो हम खुद से उसको डेसिमल मान लेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है दैट इज रेंज। रेंज का मतलब दायरा, दायरा का मतलब चॉइसेस। रेंज लिख लो या चॉइसेस लिख लो। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाइनरी नंबर में या बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको अगर कोई नंबर लिखना है तो आपके पास रेंज क्या है या कितनी चॉइसेस हैं किसी नंबर को लिखने के लिए। नंबर का मतलब नंबर, मैं उसमें अंदर की डिजिट्स नहीं पूछ रहा। आप तो कितनी भी डिजिट्स का, कितने भी अंकों का कोई नंबर लिखो, चाहे बड़ा लिखो चाहे छोटा लिखो, आपकी मर्जी है। बट उस पूरे नंबर को लिखने के लिए आपके पास कितने विकल्प होते हैं? केवल 2। कौन कौन से? 0 से लेकर 1 तक। तो यहां पर एक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम आपको कितने विकल्प, कितने चॉइसेस ऑफर करता है? तो आंसर है बेटा 2। बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफर्स हाउ मेनी चॉइसेस? तो आंसर इज 2। ऐसी डेसिमल नंबर सिस्टम हमें कितने विकल्प देता है, कितने चॉइसेस देता है किसी नंबर को लिखने के लिए? 10, 0 से लेकर 9 तक। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हो गए और एक 0 को भी ऐड करेंगे तो 10 हो गए। तो 0 से लेकर 9 तक। इसी तरीके से ऑक्टल 0 से लेकर 7 तक और हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 15 तक ऐसे नहीं होता, केवल हेक्साडेसिमल के केस में। ऑक्टल तो सही है, 0 से लेकर 7 तक इसकी रेंज होती है, बट हेक्साडेसिमल में 0 to 15 ऐसे नहीं लिखा जाता। हेक्साडेसिमल की रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। ये इसकी रेंज बनाई गई है। ठीक है। खैर आप समझने के लिए ना ऐसा लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये है पूरी रेंज, है ना। हेक्साडेसिमल की जो पूरी रेंज है वो ये है। बट आप समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो ए है ना, इसकी वैल्यू है बेटा 10, बी की वैल्यू है 11, सी की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू बेटा 13, ई की वैल्यू है 14 और एफ की वैल्यू होती है 15 यानी कि 15। तो आ गई ना वही बात, 0 से लेके 15 तक। ठीक है। बट 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखा नहीं जाता, उनके लिए अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना बेटा कि अगर हेक्साडेसिमल का कोई क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर सपोज है 10 आया तो आपको ए लिखना पड़ेगा। अगर आपका आंसर मान लो 15 आया तो आपको एफ लिखना पड़ेगा। अगर आप 10 पर या 15 पर ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं, तो आंसर गलत माना जाएगा। यानी कि जिस नंबर का वो लेटर है वो लिखना पड़ेगा, वरना आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है। एक बात और हमें समझ में आ रही है यहां पर, देखो ये डेसिमल है ना, डेसिमल भी तो ऐसे ही लिखा जाएगा 0 से लेकर 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखो बेटा 0 से लेकर 9 तक यहां पर भी दे रखा है और 0 से लेकर 9 तक यहां पर भी दे रखा है ना। तो इसका मतलब यह है कि डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर्स दोनों सेम रहते हैं 0 से लेके 9 तक। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, सेम एज, ठीक है,
सेम एज 0 से 9 तक, ऐसा लिख लो। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर दोनों समान होते हैं क्या, एक ही नंबर्स होते हैं क्या, तो हम बोलेंगे 0 से लेके 9 तक केवल, क्योंकि डेसिमल में 0 से लेके 9 तक रेंज है, वही रेंज है ना हेक्साडेसिमल में भी आ रही है 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक डेसिमल और हेक्साडेसिमल बोथ आर सेम नंबर्स। ठीक, एक पॉइंट और याद रखना है हमको, ऑक्टल के केस में ऑक्टल की रेंज कहां खत्म होती है, 7 पर, है ना। तो आप कितना बड़ा भी कोई नंबर लिखें, कितना बड़ा भी कोई नंबर लिखें, उसमें 8 और 9 अलाउ नहीं होगा। जैसे सपोज दैट कोई नंबर लिखा हुआ है 256, इसमें हर एक डिजिट को देखो, 2027 में आता है हाँ, 5027 में आता है हाँ, 6027 में आता है हाँ, यानी कि ये नंबर ऑक्टल में हो जाएगा। बट अगर सपोज दैट आप लिखते हैं 3748, अब बताओ ये नंबर ऑक्टल में होगा या नहीं, तो आंसर है नहीं, ये नंबर ऑक्टल में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर 8 आ गया। या सपोज दैट कि अगर कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज 957, क्या ये नंबर है ना ऑक्टल में हो सकता है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पर 9 आ गया, 9 अलाउ है ही नहीं। या फिर अगर मान लो कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे यहां लिखा है 45978 6, क्या ये नंबर ऑक्टल में हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहां पर 8 और 9 दोनों ही आ रहे हैं, तो 8 और 9 नहीं आ सकते। तो ये बात है ना ऑक्टल के लिए आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्टल के केस में रेंज 7 पर खत्म होती है, मतलब कितना बड़ा भी कोई नंबर लिखो, कितने भी डिजिट का कोई नंबर लिखो, उसमें 8 और 9 नहीं आना चाहिए। आपको ऑक्टल नंबर में 8 और 9 नहीं दिखना चाहिए। तो दो बातें यहां पर मेन है जो आपको याद रखनी है, एक तो ऑक्टल में 8 और 9 नहीं आता है, और हेक्साडेसिमल और डेसिमल बोथ आर सेम नंबर्स फ्रॉम 0 टू 9, यानी 0 से लेकर 9 तक डेसिमल और हेक्साडेसिमल सेम नंबर्स होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी एक बात और ध्यान रखिए बेटा, आपको अगर नोट करना है तो कर लो, और नहीं है तो ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा, चूंकि ये एक है ना न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर है, तो वैसे तो खुद ही लिखना चाहिए आपको इसके बारे में, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं होती है, मैथमेटिक्स ही तो है ये, जहाँ न्यूमेरिकल चीजें आ गई मतलब मैथमेटिक्स आ गई। तो मैथमेटिक्स है ना रीड करने से, पढ़ने से नहीं याद होती है, पढ़ने से नहीं आती। आप सोचा कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर रट लूंगा, मैं ना सिंपल इंटरेस्ट को रीडिंग कर लूंगा, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर। तो इस चैप्टर को आपको पेन और पेपर लेकर ही करना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी जो भी पीडीएफ बन सकती है वो बना के दे दूंगा, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये चीज आपको खुद से लिखनी चाहिए। ठीक, अब देखो आगे बेटा। तो फिलहाल अगर नहीं लिख रहे हैं मेरे साथ साथ तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पर, बट लिखना जरूर। ठीक है, अब एक बात ये आती है कि हम कोई बाइनरी नंबर है तो उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, हाँ अभी करेंगे। तो किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में भी चेंज कर सकते हैं, हाँ। तो जिस तरीके से बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में हमने चेंज किया, उसी तरीके से और भी तो कन्वर्जन किए जा सकते हैं, जैसे कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो, या ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, या बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट कर दो। ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो अगर ये 4 नंबर सिस्टम है और आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट हो रहे हैं, तो टोटल कितने कन्वर्जन बनेंगे, तो आंसर है बेटा 12। कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 4, हर एक से पॉसिबल कितने होंगे, 3, तो आंसर हो जाएगा 12। कैसे, समझाता हूं। आप है ना किसी भी टाइम पर एक नंबर को पकड़ लो और देखो कि उससे मैक्सिमम कितने कन्वर्जन बन सकते हैं। जैसे बाइनरी को पकड़ लो, इससे एक बनेगा डेसिमल, एक ऑक्टल और एक हेक्साडेसिमल। कन्वर्जन की बात चल रही है, कन्वर्ट करने की, है ना। तो अगर हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करें तो एक कन्वर्जन कहलाएगा, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करें तो दूसरा कन्वर्जन कहलाएगा, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करें तो तीसरा कन्वर्जन कहलाएगा। तो अगर मैं बाइनरी को पकड़ के चलता हूं तो उससे मैक्सिमम 3 आएंगे, ऐसे ही डेसिमल को पकड़ेंगे तो उससे 3 आएंगे,
ऑक्टल को पकड़ेंगे तो 3 आएंगे, हेक्साडेसिमल को पकड़ेंगे तो 3 आएंगे। टोटल नंबर कितने हैं? 4। हर एक से पॉसिबल 3, तो आंसर इज 12 कन्वर्जन हो जाएंगे। तो इन्हीं 12 कन्वर्जन को हमें एक एक एग्जाम्पल से देखना है। ठीक है, चलो। यानी कि थ्योरेटिकल वे में भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल को अगर एक साथ एक दूसरे से कन्वर्ट कराया जाए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने बनेंगे? तो आंसर है 12। अब इन 12 कन्वर्जन को बेटा देखो कितने हैं? 12। उनके नाम लिख के दिखाता हूं पहले आपको। देखो, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर दो, या डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट कर दो, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर दो, है ना। ऐसी बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर दो, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट कर दो, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट कर दो। 6 हो गए। ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट कर दो, या बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट कर दो। हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर दो, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो। तो कितने हो गए? 12। इन 12 के अलावा और 13वीं यानी कि 13th पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। आप चाहें तो खुद से बना के देख लो, बनेगी नहीं। तो टोटल कन्वर्जन कितने हो गए? 12। जिनमें से बेटा सबसे पहले आप देखेंगे हम ये वाले, इनको 6 + 6 की कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। 6 ये हो जाएंगे और 6 ये हो जाएंगे, 6 + 6, क्योंकि ये 6 एक मेथड पर हैं और ये 6 एक मेथड पर आधारित होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो पहले वाले जो 6 हैं उनको मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो देखो, ये जो पहले वाले 6 है ना, इनके लिए एक डायग्राम बना सकते हैं और उस डायग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे कि ये 6 कन्वर्जन शुरुआत वाले कैसे होंगे। जैसे आप है ना एक डायग्राम ऐसे बना लो, ये डी का मतलब है डेसिमल, बी का मतलब है बेटा बाइनरी, ओ का मतलब है ऑक्टल और एच का मतलब है हेक्साडेसिमल। ठीक है जी, ऐसे बना लो समझने के तौर पर। देखो, अगर आप है ना डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में किसी में भी कन्वर्ट करें, भाई डेसिमल से बाइनरी जा रहे हो, डेसिमल से ऑक्टल जा रहे हो, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल जा रहे हो, 3 हो गए ना कन्वर्जन, तो आपको डिवीजन वाला रूल अप्लाई करना होगा। कैसे, बाद में समझाऊंगा। फिलहाल ये जानो कि डेसिमल से अगर हम किसी में भी कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल वाला रूल अप्लाई होगा, बट किससे डिवाइड होगा? तो ये भी ध्यान रखो कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन में हमें 2 से डिवाइड करना है। कैसे, आगे समझ में आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम नंबर को तो 2 से डिवाइड होगा। ऐसी डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से डिवीजन होगा। ऐसी डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे नंबर को तो 16 से डिवीजन होगा। किसका किस में समझ में आ जाएगा, पहले कुछ बेसिक बातें याद करो। अब उल्टा देखो, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, इनमें से किसी से भी अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा। जैसे बाइनरी से अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑक्टल से डेसिमल में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 से मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 16 से मल्टीप्लाई होगा। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, या फिर अगर हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करें, दोनों ही कंडीशन में यानी कि डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में 10 का यूज नहीं होता है। ना तो 10 से भाग दिया जाएगा, ना 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आप बोलेंगे सर अगर हम कंफ्यूज हो गए तो, हम कंफ्यूज हो गए क्या ना, हमें डिवीजन रूल अप्लाई करना है या मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है, तब क्या होगा? तो इसके लिए भी ऐसा एक ट्रिक याद कर लो। देखो, अगर कभी आपको लगे डेसिमल में जा रहे हैं, डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक है जी। अब यहां पर देखो डेसिमल में, अब ये मैं किसका साउंड कर रहा है? एम का। तो एम का मतलब क्या हो गया? दैट इज मल्टीप्लीकेशन। यानी कि जो रूल आपको लगाना है
वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होगा, ऐसे याद कर लो। अब इसका क्या मीनिंग है, इसे ऐसे समझो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लिखा है 11011, ये नंबर दिया गया बाइनरी में, और आपसे अगर ये कहा जाए कि बताओ डेसिमल वैल्यू क्या निकलेगी, मान लो ये क्वेश्चन है, तो बाइनरी से हम किस में जा रहे हैं, डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल में का मतलब मल्टीप्लाई। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो भी सोल्यूशन होगा, जैसे भी सोल्यूशन निकालेंगे, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला सोल्यूशन होगा। तो ऐसे याद कर लेना कि डेसिमल में जा रहे हैं, में का मतलब मल्टीप्लाई रूल। तो अब कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो अब मैं एक एक करके है ना सारी पॉसिबिलिटी आपको समझाता जा रहा हूं, और एक एक करके आगे इसको पढ़ते जाते हैं। देखो जी, सबसे पहला टाइप, टोटल कितने 12 है ना, तो सबसे पहला जिसमें है ना हम देखेंगे कि किसी डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले तो हमें यह समझ में आ गया कि डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, हम डेसिमल में नहीं जा रहे, बाइनरी में जा रहे हैं, तो डिवीजन रूल लगेगा, क्योंकि डेसिमल में जाने के केस में मल्टीप्लाई होता है। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है, एक क्वेश्चन है 25, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है दैट इज डेसिमल में, और ये पूछ रहा है कि बताओ इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, और बेस है 2 यानी कि बाइनरी, तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करके दिखाओ। अब यही क्वेश्चन 3 तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। एक तो ये ऐसे आ जाएगा, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देंगे कि 25 एक नंबर है और इसका बताइए बाइनरी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर कोई भी बेस बताया गया नहीं, तो जब बेस ना बताया जाए तो खुद से मान लेंगे कि ये डेसिमल नंबर है। ये बताया था पहले कि अगर किसी भी नंबर का बेस ना बताया जाए तो आप खुद से ही मान लो कि वो डेसिमल नंबर होगा, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। या फिर इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से लैंग्वेज में भी लिख कर दे देते हैं, लिखा आ जाएगा व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ नंबर 25, ऐसे लिख देंगे। हिंदी में लिखा जाएगा 25 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा, समकक्ष क्या होगा, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ नंबर 25, समझ में आ गया बेटा। सॉरी। तो तीनों में से ना कोई भी लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई आ सकती है, चाहे तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, चाहे ऐसे आ जाएगा, चाहे ऐसे आ जाएगा। तो पहले तो इसे नोट कर लो, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। देखो, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत पेशेंस के साथ मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, और डेफिनेटली है ना आप को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप इसे सुनते रहना, देखते रहना, समझते रहना। देखो भाई, मैंने बोला कि 25 एक डेसिमल नंबर है और आपको इसका बाइनरी समकक्ष निकालना है, यानी बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। रूल कौन सा लगेगा, डिवीजन वाला। तो बेटा डिवीजन का मेथड ऐसे लगाते हैं, ये 25 को यहां लिखेंगे, ठीक है, जैसे एलसीएम एचसीएफ वगैरह लेते थे, वही उसी तरीके से हुआ कुछ कुछ। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में नंबर क्या दिख रहा है आपको 25, उसे तो वहां लिख दो, और डिवाइड किससे होना है, 2 से, क्योंकि 10 का यूज तो होता ही नहीं है ना, तो 2 से 2 को लिखेंगे यहां पर। अब इसे काटो, कितनी बार कट जाएगा, 12 दूनी 24, तो 12 बार कट गया, और रिमाइंडर या शेषफल क्या बचा 1, उसे यहां लिख दो। तो यानी ये ऐसे चल रहा है, ऐसे, यानी 2 से भाग देंगे 25 में, तो जितनी बार कट जाएगा उसे यहां लिख दो, रिमाइंडर को यहां लिख दो। अब फिर से अगेन 2 से भाग दो, कितनी बार कट गया 6 बार, रिमाइंडर 0। फिर 6 में 2 से भाग देंगे, 3 बार कट गया, रिमाइंडर 0। फिर 3 में 2 से भाग देंगे, 1 बार कट गया, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। अब 1 में 2 से भाग देंगे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 2 से छोटी संख्या है। तो जब भाग ना जाए और जिसकी वजह से भाग रुक जाए, यानी यहां पर भाग किसकी वजह से रुक गया, 1 की वजह से, तो हमें आंसर में 1 सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ये वाला 1, क्योंकि इसी की वजह से तो डिवीजन रुका है। तो जिसकी वजह से डिवीजन रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि ये 2 से छोटी संख्या है, 2 से अब भाग जाएगा नहीं, तो जिसकी वजह से डिवीजन रुकेगा उसे पहले लिखेंगे यहां पर, और उसके बाद बॉटम से लेकर टॉप तक, बॉटम से लेकर टॉप तक ये सारे रिमाइंडर्स को लिख देंगे
क्या आएगा 1001 और ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें 25 में 2 से भाग देना है, जितनी बार जाए उसे यहाँ लिखना है और रिमाइंडर या शेषफल को यहाँ लिखना है। अगर रिमाइंडर या शेषफल आ रहा है 1 तो उसे वहां लिख दो, और 0 आ रहा है तो 0 लिख दो, यानी कुछ नहीं आ रहा तो 0 लिख दो। ठीक है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन कर लो, दैट इज 567। ये एक डेसिमल नंबर है और आपको इसका निकालना है बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है। अब देखो सिंपल सा 567 को यहां लिखिए, ठीक, और इस 567 में 2 से डिवाइड करो, कितने बार कटेगा देखो, ये 5 कट जाएगा यानी 2 दूनी 4, एक बचेगा यहाँ पर 16, 8 दूनी 16 और 2 तिया 6, एक बचा रिमाइंडर। फिर हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे, एक बार कट गया, 4 बार कट गया, एक बार कट गया, रिमाइंडर आया 1। ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, ये 14 कट गया 7 बार, ये कट नहीं रहा तो 0 आ जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से भाग देंगे, 35 दूनी 70, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 35 में 2 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 17 में 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है जी। फिर 8 में भाग दीजिए 2 से, 4 बार कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 4 में 2 से भाग देंगे, 2 बार कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। और फिर 2 में 2 से भाग देंगे, 1 बार कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अब 1 में भाग देंगे 2 से, जाएगा नहीं जा रहा ना, तो जिसकी वजह से डिवीजन रुक गया, जिसकी वजह से डिवीजन हम नहीं कर पाए आगे, उसको आंसर में पहले लिखिए, दैट इज 1। और अब हमें फाइनली बॉटम से लेकर टॉप तक ये सारे रिमाइंडर, ये सारे शेषफल लिखने होंगे। कितने आ रहा है यहाँ पर देखो, 0 0 0, फिर 1 1, फिर 0 और फिर 1 1 1। ये आ रहा फाइनल हमारा आंसर। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें हमको केवल 2 से डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर्स को यानी शेषफल को साइड में रखते जाना है, जिसकी वजह से डिवीजन रुक जाए उसको है ना हमें पहले लिखना है। इसकी वजह से रुका, इसको पहले लिख दिया, फिर उसके बाद सारे रिमाइंडर या शेषफल लिख दिया। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। अब देखो यही जो क्वेश्चंस है ना डेसिमल से बाइनरी वाला, इसको एक अलग नए तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे, देखो आपको याद है जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर कराया था मेमोरी यूनिट, तो वहां पर एक कोडिंग सिस्टम यानी कोडिंग प्रणाली के बारे में लिखवाया था, एसकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और वहां पर मैंने ये भी लिखवाया था कि कैपिटल ए का कोड होता है 65 और स्मॉल ए का कोड होता है 97, लिखवाया था। तो उस कोडिंग सिस्टम का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। जैसे अगर लिखा जाए कि क्वेश्चन में एस की कैरेक्टर, क्वेश्चन में लिखा आ जाए एस की कैरेक्टर, कैरेक्टर का हिंदी में मतलब होता है वर्ण, और यहां लिख दिया जाए कैपिटल एफ का बाइनरी बताइए। अगर प्रॉपर इंग्लिश में पूछा जाए तो बोलेंगे व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ एस की कैरेक्टर कैपिटल एफ। अब ये क्वेश्चन आपको लिख कर दिया जाए और पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो पहले तो हमें ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि ये, इसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा ये कह क्या रहा है। तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है हमको ये कहना चाह रहा है कि कैपिटल एफ का बाइनरी बताना है, ऐसी तो बोल रहे हैं। अब इस चीज को प्रॉपर तरीके से अगर हमें लिखना है, जैसे ये लिखा था हमने, तो कैसे लिखेंगे। अब हमें ये पता है ना कि कैपिटल ए का कोड होता है बेटा 65, तो इसके बाद बी, सी, डी, ई और एफ सभी के कोड हमें पता चल जाएंगे, 66, 67, 68, 69 और इसका 70। यानी कि कैपिटल एफ का जो कोड है बेटा वो है 70, यानी इस एफ को 70 लिख देंगे और ब्रैकेट के नीचे लिख देंगे 10, यानी कि ये हो गया एक डेसिमल नंबर। और अब पूछ रहा है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बताइए क्या होगा। यानी कि जो क्वेश्चन हमें थ्योरेटिकल वे में लिख कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि एस की कोडिंग सिस्टम में कैरेक्टर कैपिटल एफ का कोड या बाइनरी कोड क्या होगा, उसको हमने परिवर्तित करके चेंज करके ऐसे बना लिया। समझ में आ गई बात। तो ये जो हमने बनाया यहाँ पर, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से करके बताओ कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आएगा। अब देखो हमारे पास 70 है, 70 को है ना आपको 2 से डिवाइड करना है, तो देख लो, देखो 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, 35 दूनी 70, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से भाग देंगे, 17 दूनी 34,
रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से भाग देंगे 8 दूनी 16, रिमाइंडर आएगा 1, फिर 8 में 2 से भाग देंगे 4 बार कट जाएगा, 0 शेषफल आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 बार कट जाएगा, 0 शेषफल आएगा, फिर 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार कट जाएगा और शेषफल 0 आएगा। अब किसकी वजह से डिवीजन रुक गया? 1 की वजह से। तो जिसकी वजह से डिवीजन रुकेगा आंसर में उसे पहले लिखना है बेटा। तो पहले लिख लो दैट इज 1, और उसके बाद हमें बॉटम से टॉप ये सारे रिमाइंडर यानी शेषफल लिख डालने हैं। ठीक है जी। तो क्या आएगा यहाँ पर? दैट इज 0 0 0 1 1 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बताओ कितना इजी, कितना सिंपल था डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना। तो यहां तक कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी तो नहीं है? नोट कीजिए और कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? तो पहले तो बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है, कि एक तो इसमें ना बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी कर दोगे, जरा सा 0 1 आगे पीछे हो गया तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ है ना आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलो। तो फाइनली डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं समझाऊंगा आपको बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो, अगला सेकंड वाला कन्वर्जन लिखिए कि अगर कोई बाइनरी नंबर दिया गया हो आपको और उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। अब सपोज दैट क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है? 1 1 0 1 1। ठीक है जी। 2 यानी कि बाइनरी में दिया गया है और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी अगर बेस है 10, यानी आपको इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि अगर आप डेसिमल में जा रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन वाला। डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल कुछ ऐसा लगेगा कि इस पूरे क्वेश्चन में जो नंबर है वो क्या है? ये वाला। तो इसको ऐसे लिखो, थोड़ा खुला खुला, 1 1 0 1 1 लिख लिया। अब इस नंबर में ना ईच एंड एवरी डिजिट में, यानी कि प्रत्येक डिजिट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रूल है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हर एक नंबर के बीच में यानी हर एक डिजिट के बीच में आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाना है। अब लास्ट काम बचा है वो है पावर लगाना। यहाँ पर लगेगी पावर 0। 0 से शुरू करेंगे और बाईं तरफ लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। कभी भी गलती से ना यहाँ 0 लिखकर और ऐसे आगे नहीं जाना, सबसे राइट मोस्ट यानी कि सबसे बाईं तरफ सीधे हाथ की तरफ यहाँ 0 लगाकर फिर लेफ्ट में आते जाइए। 1 2 3 और 4, हमेशा पावर लगेगी 2 के ऊपर, यह भी ध्यान रखना है। आगे कुछ और होता तो 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो। देखो, किसी भी नॉन जीरो वैल्यू यानी कि जो जीरो नहीं है उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है? 1। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही था। ठीक है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 इंटू 1 हो जाएगा बेटा 1, प्लस इसके बाद 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? दैट इज 2। इसके बाद ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 होता है 8, 8 इंटू 1 8, और ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 1 यानी 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 1 हो गया 16। यानी फाइनली कैलकुलेशन हो गई और हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको जोड़ना बाकी रह गया है। तो 16 और 8 कितना होता है? 24। ठीक है, 24 और 2 26 और 1 27, यानी कि टोटल फाइनल आंसर आ गया हमारा 27, जो कि एक डेसिमल वैल्यू है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? तो बाइनरी से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है, और वो मेथड ये है कि आपको जो नंबर दे रखा है बाइनरी में उसे खुला खुला लिखना है। हर एक डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन लगाना है, और 2 के ऊपर पावर लगानी है राइट, यानी कि दाईं तरफ से बाईं तरफ जाते हुए, राइट से लेफ्ट जाते हुए। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बस उसे सॉल्व कर लो। बताओ कितना सिंपल था। ठीक है, चलो अब तीसरा देखते हैं। देखो, एक बात ध्यान रखना कि जो मेथड अभी हमने डिवीजन वाला देखा और जो मेथड हमने अभी मल्टीप्लिकेशन वाला देखा,
वही सेम मेथड है ना, बाकी सब में भी लगेगा, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के केस में भी। जैसे करके दिखाता हूँ। मान लो सपोज दैट कि आपसे कहा जा रहा है कि किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करके दिखाओ। किसी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाना है आपको। तो क्या कैसे होगा ये? तो पहले तो डेसिमल नंबर लिख लो। सपोज दैट कि आपको एक नंबर दिया जाए 256, ये डेसिमल नंबर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑक्टल नंबर बताओ। ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ? डिवीजन वाला। तो 256 में आप किससे भाग देंगे? 8 से। अब आप ये मत कहना सर 2 से भाग देना है, क्योंकि वो बाइनरी का केस था इसलिए 2 से भाग देना था, और इसमें 10 का यूज होता ही नहीं है, पहले ही बता चुका हूं। तो किससे भाग देंगे? 8 से। 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, एक बचा 8 दूनी 16, रिमाइंडर शेषफल बचा 0। फिर 32 में भाग देंगे 8 से, 8 चौक 32, फिर रिमाइंडर या शेषफल बचा 0। अब 4 में 8 से भाग जाएगा? नहीं। तो जिसकी वजह से है ना डिवीजन रुक गया, उसको आंसर में हमें सबसे पहले लिखना होगा। क्लियर है? यानी आंसर में सबसे पहले हमें 4 लिखना होगा, और फिर इसके बाद बॉटम से टॉप ये सारे रिमाइंडर या शेषफल लिखने होंगे, जो आ जाएगा 0 0। बताओ बेटा, बिल्कुल सिंपल था या नहीं? भाई 256 में 8 से भाग दिया, 32 बार कट गया। फिर 32 में 8 से भाग दिया, 4 बार कट गया। अब 4 में 8 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि छोटी संख्या है। तो जिसकी वजह से डिवीजन रुकेगा उसे आंसर में पहले लिखना है, फिर बॉटम से लेकर टॉप तक रिमाइंडर या शेषफल को लिख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्रॉस चेक करते हैं। यानी कि अगर हमारे सामने कोई ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है और हमसे ये कहा जाए कि उसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए, क्या निकलेगा? यानी कि अगर एक क्वेश्चन है 400, मान लो ये लिखा हुआ ऑक्टल में, और पूछा जा रहा है कि इसका डेसिमल बताओ, क्या निकलेगा? तो देखो क्रॉस चेक कर रहे हैं, 256 था डेसिमल में, तो आंसर ऑक्टल में 400 आया। अब 400 दे रखा है ऑक्टल में, तो डेसिमल में क्या आना चाहिए? 256 ही आना चाहिए, पर आएगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं, तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अच्छा, रूल कौन सा लगेगा? रूल लगेगा बेटा मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि डेसिमल में जा रहे हैं, में का मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, जो नंबर हमें दिया हुआ है उसे खुला खुला लिखिए। जो नंबर हमें दिया है खुला खुला लिख लिया। अब ईच एंड एवरी डिजिट में आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 से किया था वैसे 8 से कर देंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, पावर लगेगी 0 1 और 2। ठीक है। अब देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 ही आएगा, यहां पर भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 आंसर आएगा। और यहां पर क्या हो गया? 2 की पावर 8, 2 की नहीं 8 की पावर 2, माफ कीजिएगा, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 8 64 यानी 64, और 64 इंटू 4 यानी 64 को 4 बार करना है, तो 256 आ गया। तो आंसर आ गया हमारा, दैट इज 256। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया यहाँ पर बेटा, कि अगर हम 256 लेके चले थे डेसिमल से तो ऑक्टल में 400 आंसर आया था, और 400 लेके चले ऑक्टल में तो 256 आंसर आया डेसिमल में। बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो इसी तरीके से सेम हेक्साडेसिमल का केस है, तो हेक्साडेसिमल का केस भी आप कर लेंगे। ठीक है, देखो 5th नंबर पर हम देखेंगे कि किसी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही ले लेते हैं फिर से। 256 है ना, एक डेसिमल नंबर है, और आपको इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा? डिवीजन वाला। तो 256 वंस अगेन लिखेंगे। ठीक है, और हमें इसमें 16 से भाग देना पड़ेगा। आप 16 से भाग दो, देखो 25 में काटो, 16 एकम 16। ठीक है, और 25 में से 16 गए तो कितने बचे? ये बचे 9। 9 के साथ रखेंगे 6 को, तो 96 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 टाइम, 16 छक्के 96 है ना। ठीक, 16 टाइम कट गया, और रिमाइंडर या शेषफल 0 आया। फिर 16 में 16 से भाग चला जाएगा, हाँ एक बार, फिर रिमाइंडर आएगा 0। फिर क्या हम 1 में 16 से डिवाइड कर पाएंगे, भाग दे पाएंगे? नहीं। तो किसकी वजह से डिवीजन रुक गया? 1 की वजह से। तो हम क्या करेंगे, 1 को पहले लिखेंगे आंसर में, और उसके बाद फिर हम बॉटम से टॉप ये रिमाइंडर या शेषफल लिख देंगे, तो आ गया 0 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, अब इसी को क्रॉस चेक करके देख लो।
यानी कि अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर लेके चलूं यानी कि 100, तो उसका आंसर 256 आएगा या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है ना, तो हमें क्वेश्चन दिया जाए 100, ये दिया हुआ है सपोज दैट 16 यानी कि हेक्सा में, और पूछ रहा है कि बताओ इसका डेसिमल में क्या वैल्यू निकलेगा, है ना। तो डेसिमल में जा रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई, तो जो नंबर हमें दिया हुआ है दैट इज 100, इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 16 से, ठीक है। बीच में प्लस का साइन लगेगा और पावर लगेगी 0 1 2। अब देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और ये 16 की पावर 2 यानी कि 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 256। तो तीनों को जोड़ के कितना आंसर आया, 256, यानी कि 256 हमारा सही आंसर आ गया। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया बेटा कि 256 लेके चले थे डेसिमल में तो हेक्सा में आंसर आ रहा था 100, और अगर 100 हेक्सा डेसिमल में लेके चले हैं तो डेसिमल में आंसर आ रहा है 256। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फाइनली ये जो 6 कन्वर्जन है ना, ये यहाँ पर हमारे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉसिबिलिटी हैं जो डेसिमल और हेक्साडेसिमल के केस में बन सकती हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि देखो डेसिमल और हेक्साडेसिमल की पॉसिबिलिटी में ही थोड़ी बहुत गड़बड़ी आप कर सकते हैं, बाकी तो सब आपको पता ही चल गया, सीख गए आप, है ना। जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 6 और ये लिखा हुआ है डेसिमल में, और आपसे कहा जाए कि बताओ क्या वैल्यू निकल के आएगी हेक्साडेसिमल में, तो बताओ क्या आंसर आएगा। अब आप तो यही कहेंगे कि सर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो डिवीजन का रूल लगेगा, और डिवीजन के रूल में नंबर लिखना पड़ेगा हमें 6 और इसमें 16 से भाग देना पड़ेगा। अब भाग दें कैसे, ये तो पहले स्टेप में ही छोटी संख्या है ना, पहले ही स्टेप में छोटी संख्या हो गई, एक बार भी भाग नहीं जा रहा, तो अब क्या करें, क्या कुछ गलती है इसमें, नहीं। आपको याद है ना मैंने बोला था कि डेसिमल और हेक्साडेसिमल बोथ आर सेम फ्रॉम 0 to 9, यानी कि अगर डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या लिखी हुई है तो हेक्साडेसिमल में भी 0 से लेकर 9 तक वही संख्या होगी, यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे 6 लिख देना था। या सपोज दैट कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है 9 डेसिमल में, तो आपसे पूछा जाए हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू आएगी, तो अभी आंसर क्या होगा, 9। आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर करें तो फिर ऐसे मान लो, देखो 16 से 6 में भाग देंगे, जाएगा नहीं, तो किसकी वजह से भाग रुका, 6 की वजह से। तो जिसकी वजह से भाग रुकता है उसे आंसर में पहले लिखते हैं, और फिर इसके बाद बॉटम से टॉप रिमाइंडर लिखे जाते हैं, तो जो कि यहाँ पर आए नहीं है। क्यों नहीं आए, क्योंकि पहले स्टेप में ही भाग रुक गया था। तो चाहे तो ऐसे कर लो, समझने के ऊपर है, जैसा आपको समझ में आए। ठीक है, वरना तो सीधे जैसे ही आपको डेसिमल या हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ दिखाई दे तो सेम नंबर आप लिख दीजिए। ठीक है, अब सपोज दैट क्या ना, अगर यहां लिखा हुआ है 8 16 में और पूछा जा रहा है कि बताओ डेसिमल में क्या वैल्यू आएगी, तो बोथ आर सेम, 0 to 9 इन हेक्साडेसिमल एंड 0 to 9 इन डेसिमल, बोथ आर सेम। चलो अब एक पॉसिबिलिटी और लेते हैं। सपोज दैट कि अगर यहाँ पर 10 आ जाए और ये दे रखा है बेटा डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू होगी ये पूछ रहा है, अब इसका आंसर बताओ। आप बोलेंगे कि सर फिर से वही मेथड लगाएंगे, 10 लिखेंगे और 16 से भाग देंगे, जाएगा ही नहीं। किसकी वजह से, 10, क्योंकि 10 16 से छोटा होता है, पहले स्टेप में ही रुक जाएगा। तो अब यहाँ पर 10 लिखें या ए लिखें, तो मैंने बताया था ना कि अगर आपका आंसर 10 आ रहा है तो आपको उसे ए लिखना पड़ेगा, वरना गलत माना जाएगा। तो अब इसका आंसर ए होगा, समझे नहीं, फिर से देख लो। जैसे आपको 10 में 16 से भाग देना था, क्या ये भाग जा सकता है, नहीं, तो पहले ही स्टेप में रुक गया ना, तो जिसकी वजह से रुका उसे हमें लिखना था आंसर में। जिसकी वजह से भाग रुकता है या डिवीजन रुकता है उसे आंसर में लिखना है। बट हमें यह पता है कि हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिख सकते, 10 की वैल्यू होती है दैट इज ए, वो लिखना पड़ेगा, इसलिए यहां पर आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, उसी तरीके से समझ लो कि अगर यहां लिख कर दिया गया 15 और आपसे कहा जाए कि बताओ सही आंसर क्या होगा इसका हेक्साडेसिमल में,
तो 15 का लेटर क्या होता है? एफ। तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब सपोज दैट क्वेश्चन में ये दिया हो 16 डेसिमल में, और आपसे कहा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू बताओ, अब क्या होगा? तो क्या 16 में 16 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो जाएगा, कम से कम एक बार तो हो ही जाएगा। यस और नो? तो 16 में 16 से भाग दो, एक बार कट गया, रिमाइंडर 0 आया। किसकी वजह से डिवीजन रुक गया? 1 की वजह से। तो 1 को यहां लिखो, और फिर इसके बाद बॉटम से टॉप हमें रिमाइंडर या शेषफल लिखने होते हैं, जो क्या आ रहा है? 0। तो उसे 0 को यहां लिख दो। अब आप बोलेंगे सर यहां पर इस 10 को हटाकर ए लिखो, है ना? यही तो समझाया था कि हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिख सकते, 10 की जगह ए लिखा जाता है। बट बेटा आंसर यहां पर यही आएगा, यही हमारा सही आंसर है। आप बोलेंगे सर ये तो कंफ्यूज कर रहे हो, यहाँ पर तो आपने 10 की जगह ए लिख दिया था, वहां पर 10 को 10 ही छोड़ दिया। बेटा वो 10 नहीं है, वो 10 है। कैसे? ये 1 आपने अलग जगह से उठाया है, और ये 0 आपने अलग जगह से उठाया है। तो जो अलग अलग जगह से उठाई गई चीजें होती हैं उनको अलग अलग ही कंसीडर करेंगे, हम खुद से मिला के नहीं लिख सकते। 1 अलग जगह से उठाया तो अलग नंबर है, 0 अलग जगह से उठाया गया तो अलग नंबर है। इसको जोड़कर आप 10 नहीं कह सकते, दैट इज 10। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मान लीजिए 26 लिखा हुआ है डेसिमल में, और आपसे कहा जाए कि हेक्साडेसिमल वैल्यू बताओ क्या होगी। तो 26 में भाग दीजिए 16 का, एक बार कट जाएगा, रिमाइंडर या शेषफल कितना बचेगा? 10 बचेगा। डिवीजन किसकी वजह से रुका? 1 की वजह से। तो 1 को यहां लिख दो, और फिर हमें बॉटम से टॉप ये रिमाइंडर या शेषफल उठा के लिखना है। तो ये कितना आया? 10। ये वाला मतलब ये वाला 10 नहीं, ये 10, ये 10 उठा के रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है। तो अब जो आपके सामने लिखा हुआ है वो सही आंसर है या गलत है? गलत है, क्योंकि ये 1 अलग जगह से उठाया गया तो ये तो ठीक है, बट ये जो लिखा हुआ है 10 ये अलग जगह से उठाया गया है, तो 10 को 10 ही कंसीडर करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? ए कहा जाता है। तो आप यहां पर खुद से ही लिख सकते थे कि ये बेटा ए है। तो आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 1A। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल के क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक। ठीक है, यही कुछ छोटी मोटी पॉसिबिलिटीज हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका आंसर बता दो। जैसे मान लो 255 लिखा हुआ है डेसिमल में, और आपसे पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू आएगी, बताओ क्या आंसर होगा इसका? 255 लिखा हुआ है डेसिमल में, इसका हेक्साडेसिमल बताओ। सॉल्व करें? देखो 255 लिखा हुआ है, आपको है ना भाग देना है, किससे? 16 से। तो इसमें भाग दीजिए, एक बार कट गया, 16 कम 16, 25 में से 16 गए तो कितने बचे हैं? 9 बचे। 9 के साथ 5 रखेंगे, 95 हो जाएगा। 16 से भाग देंगे तो ये कटेगा 16 पंजे 80। ठीक है, 16 पंजे 80, तो 95 में से 80 गए तो कितना बचा? 15 बचा। 15 आ गया यहाँ पर। अब डिवीजन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये छोटी संख्या है 16 से, तो भाग जाएगा ही नहीं। तो किसकी वजह से भाग रुक रहा है यहाँ पर? 15 की वजह से। तो पहले 15 लिखो, पहले तो 15 लिखो। अब हमें बॉटम से टॉप ये रिमाइंडर शेषफल लिखने होते हैं, तो यहाँ भी क्या आ रहा है? 15, तो ये 15 भी लिखो। तो क्या ये हमारा सही आंसर है? नहीं, गलत है, क्योंकि 15 को क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, और इस 15 को भी क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा एफ। ठीक है। तो इस तरीके से डेसिमल और हेक्साडेसिमल के केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कंफ्यूजन भी कभी नहीं रहेगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब फाइनली ये तो 6 कन्वर्जन हो गए जो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पर आधारित थे, जिसमें आपको डेसिमल या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में देखने को मिलता है। अब आएंगे नेक्स्ट 6 वाले कन्वर्जन। जैसे 7वें नंबर का कन्वर्जन यह है बेटा कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके दिखाओ, कैसे करेंगे? तो बेटा यहां पर एक रूल आपको याद रखना है कि अगर ऑक्टल वाला कोई क्वेश्चन है, क्या अभी तक ऑक्टल आया था? नहीं ना? या चलो
नहीं आया तो था, अभी जो 6 कन्वर्जन करे हमने उसमें डेसिमल के साथ ऑक्टल आया था, हेक्साडेसिमल भी आया था डेसिमल के साथ, मतलब आ चुका है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों। अब जो मेन बात है वो समझो कि अगर अब जो हम ये 6 आगे के कन्वर्जन करने जा रहे हैं उनमें अगर आपको कहीं पर भी ऑक्टल दिखाई दे तो एक कोड कंसीडर करना है बेटा आपको, दैट इज 421। और अगर सपोज दैट क्वेश्चन में आपको हेक्साडेसिमल दिखाई दे तो आपको कोड कंसीडर करना है 8421। ये आपको याद रखना है। ये हमारे 7 से लेकर 12 तक, यानी कि ये जो अगले 6 कन्वर्जन है उनमें जो आंसर आएगा वो इसी कोड से आएगा, 421 से और 8421 से। जैसे समझाता हूं आपको, देखो सिंपल सही है, इसमें तो गुणा भाग भी नहीं करना। सपोज दैट के एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 256, ये किस में लिखा है, ऑक्टल में, और पूछ रहा है कि बताओ इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो ऑक्टल आ गया, ऑक्टल का केस मतलब 421, तो हमारे पास कोड है बेटा 421। अब इस 421 वाले कोड से हमें ना बाइनरी निकालना है। कैसे समझाता हूं, सबसे पहले 2 का बाइनरी निकालो। क्या आपको 2 डायरेक्टली दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसके नीचे तो 1 कर दो, यानी हमारा काम हो गया। 2 का ही बाइनरी निकालना था, 2 हमें मिल गया। तो जो बाकी जगह बची हुई हैं उनकी जगह 0 0 कर दो, तो ये आ गया बेटा 2 का कोड 010। है सिंपल भाई, 2 का बाइनरी निकालना था। अब 2 हमें 421 में डायरेक्टली दिख रहा है तो उसके नीचे 1 कर दिया, बाकी जगह पे 0 कर दो, जिनका यूज नहीं किया 0 कर दिया। अब हमें निकालना है 5 का। अब इसमें 5 कहीं दिख रहा है नहीं, बट मैं 4 और 1 को ऐड कर दूं तो 5 हो जाएगा, हाँ। तो 4 को यूज किया, इसके नीचे 1 कर दिया, 1 को यूज कर रहे हैं, इसके नीचे 1 कर दिया। 5 को बनाने में 2 का यूज हुआ है नहीं, तो इसके नीचे 0 कर दो, तो ये आ गया 101। ये 5 का कोड आ गया। अब इसके बाद हमें 6 का कोड निकालना है। क्या इसमें 6 कहीं दिख रहा है नहीं, बट अगर मैं 4 और 2 को ऐड कर दूं तो 6 बन जाएगा, हाँ। तो 4 के नीचे 1 और 2 को ऐड किया, इसके नीचे 1, 1 को यूज नहीं किया तो उसके नीचे 0 कर दो, तो ये आ गया 6 का कोड, दैट इज 110। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बताओ कितना सिंपल था। सिंपल सा, ये याद रखना है आपको कि जिस डिजिट का बाइनरी निकालने जा रहे हो ऑक्टल के केस में, वो अगर डायरेक्टली दिख रहा है तो उसके नीचे 1 कर दो, बाकी जगह 0 कर दो। और जिस डिजिट का आपको बाइनरी निकालना है अगर वो 421 में नहीं है तो आप जोड़ लो, और जिन जिन को जोड़ रहे हो उनके नीचे 1 कर देना, बाकी जगह 0 कर देना। समझ में आ गया, बस सिंपल से था। इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन, यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि हेक्साडेसिमल नंबर है आपके पास और आपको उसका बाइनरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सपोज दैट कि हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है 256 और इसका आपको बाइनरी निकालना है, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल के केस में जो कोड कंसीडर किया जाएगा वो क्या होगा, 421 या 8421, तो आंसर है 8421। तो पहले तो 8421 लिख लो, ठीक है। अब यहां देखो 2 का निकालना है। क्या 2 आपको डायरेक्टली दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये रहा। तो जिसको जो दिख गया हमको डायरेक्टली, जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके नीचे 1 कर दो, बाकी जगह पर 0 कर दो, तो ये कोड आ गया 0010। ये आ गया 2 का। अब 5 का निकालना है। 5 दिख रहा है इसमें नहीं, तो 4 और 1 को ऐड कर दो, कितना हो गया 5। तो 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, बाकी जगह पर 0 कर दो, तो 0101। ये आ गया 5 का कोड। अब निकालना है 6 का कोड। 6 दिख रहा है हमें नहीं, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, बाकी जगह पर 0 0, तो 0110। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। बट देखो जो आंसर आया ना यहाँ पर और जो आंसर आया यहाँ पर, इसका एक दूसरा आंसर भी हो सकता है। क्या आपको करना क्या है, यहां से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाइए और देखिए कि फाइनल 1 कहां दिख रहा है आपको, ये रहा, और इसके आगे क्या लगा हुआ है 0। तो उस 0 को नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है, इसे छोड़ भी सकते हैं, तब आपका आंसर आ जाएगा 10101110। ये भी है ना सही आंसर माना जाएगा। आप 0 को हटा सकते हैं। ये उसी तरीके से है
जैसे सपोज दैट कि आपका आंसर आया 07, तो आप इसको है ना केवल 7 भी लिख सकते हो। या आपका आंसर आ रहा है मान लो 008, तो आप केवल इसको 8 भी तो लिख सकते हो। इस जीरो का और इन जीरोस का कोई मतलब है नहीं। तो किसी भी नंबर से पहले जितने भी जीरो लगे होते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं होता, चाहे तो आप हटा सकते हैं चाहे तो आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसी तरीके से यहां से देखो कि फाइनल वन कहाँ मिल रहा है, यहां पर। इससे पहले जो दो जीरो है इन्हें नेग्लेक्ट किया जा सकता है और आंसर आ जाएगा ये। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। जैसे कई बार है ना ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिला पेपर में, और बच्चों ने कहा सर आपने जैसे बताया था वैसे ही निकाला था हमने, बट ऐसा पूरा ऑप्शन कहीं पर था ही नहीं, ये ऐसा तो दे रखा था, तो फिर ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताइए कि जैसे एक ऑक्टल का नंबर आपके पास था या डिजिट थी आपके पास, तो बाइनरी में कितनी बिट लिखनी पड़ रही थी, 3। तो क्या इसी चीज को हम उल्टा नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास 3 बाइनरी बिट हो तो एक ऑक्टल भी लिख दें। भाई एक ऑक्टल डिजिट से बाइनरी की 3 बिट आती है, तो 3 बाइनरी बिट से एक ऑक्टल की डिजिट भी तो आ सकती है। कैसे, समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, 9th नंबर का कन्वर्जन, और वो होगा बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना। 9th नंबर पे आ जाएगा बेटा बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना। ठीक है, सपोज दैट हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 1 0 1 0 1 0, ये दे रखा है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि बताओ इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो इस नंबर को यहां ले आओ, दैट इज 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसमें राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और 3 3 का सीक्वेंस बना लो बाइनरी का। एक बाइनरी का सीक्वेंस ये बन गया और एक बाइनरी का सीक्वेंस ये बन गया। 3 3 का ही बनाना है क्योंकि ऑक्टल वाला केस है ना, तो 3 बाइनरी बिट कंसीडर होंगी। अब अपने दिमाग में रखना, लिखना भी ना पड़े, कि इन 3 बाइनरी नंबर के या 3 बाइनरी डिजिट के ऊपर 4 2 1 होता है। समझ में आया? भाई 3 बाइनरी बिट भी तो हमने 4 2 1 से लिखी थी, अब उसका उल्टा प्रोसेस चल रहा है बस। तो ये लिखना ना पड़े, दिमाग में रहना चाहिए कि 3 बाइनरी बिट लिखी हुई है तो मतलब उनके ऊपर 4 2 1 होगा। अब बस इतना देख लो कि ये 1 किस किस के नीचे आ रहा है, 4 और 1 के नीचे, दोनों को जोड़ लो, ये आंसर आ जाएगा 5। यहां पर देखना बेटा 1 किस किस के नीचे आ रहा है, केवल 2 के नीचे, तो ये हो जाएगा 2, यानी आंसर आ गया आपका 52। बताओ बात समझ में आई या नहीं? अब आप बोलेंगे कि क्या सर हमेशा जरूरी है कि हमेशा 3 3 का ये सीक्वेंस बन ही जाए? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे सपोज दैट अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 1 0 1 0 1 बाइनरी में, और कहा जाए कि इसका ऑक्टल बताइए, क्या लिखा है 1 0 1 0 1, 3 का सीक्वेंस बनाया, एक ये बन गया, ये बन नहीं रहा, तो हम खुद से यहां पर जीरो ऐड कर लेंगे, क्योंकि जीरो को ऐड करने से या जीरो को हटाने से वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता शुरुआत में, है ना। जैसे वही ना कि अगर आपसे कहा जाए कि ये 2 डब्बे हैं, इन डब्बों में 7 लिखो, यानी कुछ ऐसा लिखो जिसकी पूरी वैल्यू 7 आए, तो आप 7 यहां लिख दो, जीरो यहां लिख दो, वैल्यू तो 7 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीरो लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब बस दिमाग में रखो ये क्या होता है 4 2 1, ये क्या होता है 4 2 1, 1 कहाँ आ रहा है 2 के नीचे, 1 कहाँ कहाँ आ रहा है 4 और 1 के नीचे, यानी कि 5, तो आंसर हो गया 25। एक और क्वेश्चन देख लो, मान लो अगर ऐसे आ जाए कि 1 1 0 1 लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि ऑक्टल में क्या वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, तो 1 1 0 1 लिखा हुआ है, तो एक सीक्वेंस तो ये बन गया। अब इसे बनाने के लिए 2 जीरो आपको चाहिए होंगे, इसे बनाने के लिए 2 जीरो चाहिए होंगे, तो लगा लो, ये हो जाएगा 4 2 1, ये हो जाएगा 4 2 1, ये कितना हो गया 1, क्योंकि 1 के नीचे 1 आ रहा है, और यहाँ 1 किस किस के नीचे आ रहा है 4 और 1 के नीचे, तो क्या हो गया 5, तो आंसर आ गया 15। बताओ बात समझ में आई या नहीं? तो जिस तरीके से हमने बाइनरी का ऑक्टल निकाला है या बाइनरी से ऑक्टल निकाला है, उस तरीके से हम हेक्साडेसिमल से भी, या उसी तरीके से हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी निकाल सकते हैं। बस यहां जो हम 4 2 1 रख रहे थे वहां 8 4 2 1 रखेंगे।
यानी कि अब आ गया 10वें नंबर का कन्वर्जन, और ये कहलाएगा किसी बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल। ठीक है बेटा, देखो सपोज दैट के कोई बाइनरी नंबर दे रखा है आपके सामने 1010110101, ये दिया हुआ है, ये दे रखा है बाइनरी में, और आपसे कह रहा है कि बताओ इसका हेक्साडेसिमल क्या निकलेगा। ठीक है, तो अब आपको कितनी बाइनरी बिट लेनी है, कितनी बाइनरी बिट का सीक्वेंस बनाना है, 4 4 का। तो 4 बाइनरी बिट ये हो गई, 4 बाइनरी बिट ये हो गई, और 4 बाइनरी बिट ये हो गई। इनके ऊपर क्या लिखा होता है, 8421 लिखा होता है, नहीं दिमाग में लिखा होता है हमारे, हमें दिमाग में रखना है। लिखना चाहो तो लिख लेना, गलती मत करना। ऑन पेपर पे 8421 लिखना चाहे लिख लो, नहीं तो दिमाग में रखो। ऐसे यहाँ पर क्या होगा 8421, ऐसे यहाँ पर क्या होगा 8421। अब देखो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, 8 और 2 के नीचे, यानी ये हो जाएगा बेटा 10। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10। बट क्या हेक्साडेसिमल में 10 होता है कुछ, नहीं, तो ये हो जाएगा ए। यहाँ देखो 1 किस किस के नीचे आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है 8 4 और 2 के नीचे, 8 और 4 12 और 2 14, 14 क्या होता है, 14 को बोलते हैं बेटा ई। और यहाँ 1 किस किस के नीचे आ रहा है, 8 के नीचे, 2 के नीचे और 1 के नीचे, 8 और 2 10 और 1 11, 11 क्या होता है, दैट इज बी। तो आंसर आ जाएगा ए ई बी इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। इस तरीके से हम किसी बाइनरी का हेक्साडेसिमल भी निकाल सकते हैं। क्लियर है जी सभी को। ए ई बी, 10 का क्या होता है ए, 11 का बी, ऐसे ही 14 का ई होता है और 10 का ए होता है। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद है ना 2 और बचते हैं, 11 और 12, वो है ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल निकालना। ये और देख लो 11th नंबर का, यानी कि किसी ऑक्टल नंबर से आपको हेक्साडेसिमल निकालना हो। ठीक है बेटा, और यहीं पर मैं आपको 12th नंबर का भी बता दे रहा हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी हेक्साडेसिमल से ऑक्टल निकालना हो, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ठीक है, पहले तो ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत डाउट परेशानी तो नहीं है, यहां तक तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, तो देखो बेटा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करेंगे ना, तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ एक नंबर लिख लेते हैं 256। ठीक है, ये है ऑक्टल में, डेसिमल नहीं ऑक्टल। ठीक है, और हमें निकालना है इसका हेक्साडेसिमल। ठीक है, क्या निकलेगा, तो देखो बेटा इसका डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है कि हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल डायरेक्टली निकालने, ऐसे नहीं निकाल सकते। हमको इसमें ना दो, मतलब कोई मीडिएटर बनाना पड़ेगा। या तो हम है ना ऑक्टल से डेसिमल में चले जाएं और डेसिमल से फिर हेक्साडेसिमल निकाल दें। क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ हाँ, अभी तो समझा था हमने, भाई ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा था, और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो डिवीजन का रूल लगेगा। ये इसमें दो, एक ही में दो क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि 256 दिया हुआ है ऑक्टल में, और आपको निकालना है इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो करा था ऑक्टल से डेसिमल कैसे निकालते हैं। तो यहां जो वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ, वो आप ऐसे समझ लो कि डेसिमल वैल्यू जो आएगी उसका फिर आपको हेक्साडेसिमल निकाल देना है। तो वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही करा था हमने। तो एक्चुअली इसमें एक की जगह एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होते हैं। बट हमें ये पता है कि जब हम ऑक्टल से डेसिमल जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर उसका हेक्साडेसिमल निकालेंगे तो डिवीजन का रूल अपनाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो सिंपल रास्ता अपनाया जाए ना, तो भी सिंपल रास्ता हमें मिला बाइनरी के केस में, यानी कि आप बाइनरी निकाल लो फिर उसका हेक्साडेसिमल निकाल देना, ये इजी पड़ेगा। देखो समझाता हूं, इसमें भी दो ही क्वेश्चन है, यानी कि पहले आप 256 का जो कि ऑक्टल में है इसका बाइनरी निकालो। ठीक है,
अब जैसे ही वो वैल्यू निकल के आ जाए बाइनरी में, जो भी वैल्यू निकले उसका आप हेक्साडेसिमल निकाल देना। तो ये चीज तो अभी हम करके बैठे हुए हैं, ऑक्टल से बाइनरी निकालना भी सीखा हमने और बाइनरी का हेक्साडेसिमल भी निकालना सीख लिया हमने। तो बस अब उसी चीज को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। देखो समझाता हूँ। आप है ना ऑक्टल से बाइनरी जा रहे हो, अभी समझाया था कि 421 का इस्तेमाल करते हुए आप बाइनरी लिख सकते हो। तो 2 का कोड क्या आएगा, दैट इज 010। 5 का कोड क्या आएगा, 5 बनेगा 4 और 1 से यानी कि 101। और 6 का कोड क्या आएगा, 4 और 2 यानी कि 110। किस में आ गए, बाइनरी में। आसान हुआ है नहीं, ना गुणा ना भाग। अब किस में जाना है, हेक्सा में। हेक्सा कहता है 4 बाइनरी बिट। तो 4 बाइनरी बिट का सीक्वेंस ले लो, एक ये बन गया, एक ये बन गया। और इसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 0 है। आगे मैं 3 0 लगाकर भी एक सीक्वेंस बनाऊंगा तो अभी वैल्यू 0 आएगी, जो कि बाद में हटा दी जाएगी। तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या होता है बेटा, 8 4 2 1। 8 और 2 को जोड़ देंगे आ जाएगा 10, और 10 की वैल्यू हो गई a। ये क्या होता है, 8 4 2 1। 8 4 और 2 तीनों के नीचे 1 1 है, तो 8 और 4 12 और 2 14। 14 को क्या कहते हैं बेटा, ई कहते हैं। तो आंसर आ गया बेटा ए ई। अब इसी चीज को यहां कर लो कि सपोज दैट कि हमें क्वेश्चन में ए ई दे रखा हो और हमसे ये पूछा जाए कि बताओ इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो जो काम हमने यहाँ किया है वही वैसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपोजिट वे में। पहले तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चले जाएंगे और बाइनरी से ऑक्टल में चले जाएंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल का केस है और बाइनरी में जा रहे हैं, तो अब 421 की जगह 8421 कंसीडर होगा। यहाँ 421 था क्योंकि ऑक्टल से बाइनरी में जा रहे थे, वहां हेक्सा से बाइनरी में जा रहे हैं तो 8421 कंसीडर होगा। दूसरी बात कि जो ए लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी हमें लिखनी पड़ेगी। ए की 10 होती है और ई की 14 होती है। समझ में आ गई बात। बैटरी का सिंबल आ गया है। अच्छा, क्लास का टाइम भी हो गया है, चलो जल्दी बस खत्म ही कर रहा हूं इसको, है ना। इसको एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है। एक काम करता हूँ, बैटरी चेंज ही कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि वे मतलब क्या है ना, एक क्लास और बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगली क्लास में ना हम अपना सिलेबस ख़त्म ही कर देंगे फिर। थोड़ा सा 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेके ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, ए और ई की वैल्यू लिख ली 10 और 14। अब निकालो 10 का कोड कैसे बनेगा, 8 और 2 को जोड़कर, तो ये आ जाएगा 1010। 14 का कोड कैसे बनेगा, 8 और 4 12 और 2 14, यानी तीनों के नीचे 1 1 आएगा और 1 के नीचे 0 आ जाएगा। ये आ गया। अब बाइनरी में जाना किसमें, ऑक्टल में। ऑक्टल ये कहता है कि 3 का सीक्वेंस होना चाहिए, तो 3 का सीक्वेंस बनाना है हमें। किसका, 3 का। तो 3 का सीक्वेंस ये बन गया, एक 3 का सीक्वेंस ये बन गया, और इसको 3 का सीक्वेंस बनाने के लिए खुद से 0 ऐड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा 421, ये होता है बेटा 421, ये होता है बेटा 421। यहाँ 1 किसके नीचे आ रहा है, 2 के नीचे। यहाँ 1 किस किस के नीचे आ रहा है, 4 और 1 के नीचे। यहाँ किस किस के नीचे आ रहा है, 1 2 और 4 के नीचे, यानी 6। तो आंसर आ गया 256, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया कि अगर हमने 256 लिया था ऑक्टल में तो हेक्सा में ए ही आंसर आया था। तो यहाँ पर ए ही लिया है हेक्साडेसिमल में, तो आंसर ऑक्टल में 256 आ रहा है। यानी हमने जो भी किया है वो एकदम सही किया है। ये क्रॉस चेक भी हो गया। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। तो टोटल मिला के जो 12 कन्वर्जन होते हैं नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में, ये मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में ना एक छोटी सी चीज और भी पूछी जा सकती है, जो कि मैंने कुछ एग्जाम में देखी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे पेपर में या किसी मॉक में ऐसा भी पूछा गया था, और वो है कॉम्प्लीमेंट। बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है,
इसको भी आप समझ लीजिए। देखो बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये क्या होता है? तो आप हेडिंग डालिए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कभी आपको किसी बाइनरी नंबर के किसी अपोजिट नंबर की आवश्यकता पड़े तो उसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि जैसे कोई भी नंबर आपके सामने दिया गया है, बाइनरी नंबर 101010 ऐसे कितने भी बिट का लिखा हो, ये मैटर नहीं करता उसमें 6 बिट है 7 बिट है, ये मैटर नहीं करता, कितनी भी बिट हो, ये वाली जो सबसे पहली बिट है इसका अपना एक नाम होता है, दैट इज MSB। और ये वाली जो बिट है इसका भी अपना एक नाम होता है बेटा, LSB। तो ये कई बार ऐसा एग्जाम में पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म ध्यान रखना। MSB की फुल फॉर्म होती है दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और LSB की फुल फॉर्म होती है बेटा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये जो MSB है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जो कि टेक्निकल वे में पढ़ते हैं हम लोग, बट फिलहाल यहाँ पर यही समझ लो कि किसी भी बाइनरी नंबर में सबसे लेफ्ट मोस्ट वाली जो होती है, सबसे बाईं तरफ, वो MSB कहलाती है, और सबसे दाईं तरफ राइट मोस्ट होती है उसको LSB कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इस पॉइंट पे आ जाओ। जैसे सपोज दैट के क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक बाइनरी नंबर है, सपोज दैट कि एक बाइनरी नंबर आपको दिया जाएगा और वो बाइनरी नंबर है सपोज दैट ये 1101, और आपसे ये कहा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताइए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को है ना, केवल कॉम्प्लीमेंट शब्द को वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर है, उसका कॉम्प्लीमेंट बताना है या वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है, एक ही बात है। तो बस इसका क्या करना है, इसका सिंपल सा मीन ये है कि 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, बस। समझ में आया नहीं? देखो सोल्यूशन क्या है इसका, या आंसर क्या है इसका, जो भी बाइनरी नंबर दे रखा था 1101, अब जहां 1 है उसकी जगह तो 0 कर दो और 0 की जगह 1 कर दो, बस जो फाइनल आएगा वही आपका आंसर है। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात या नहीं? कितना सिंपल सा था कि आपको अगर किसी भी बाइनरी नंबर का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है। ऐसा हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमें किसी बाइनरी नंबर का अपोजिट चाहिए होता है, टॉगल चाहिए होता है, तब ये कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि क्या निकल रहा है उसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है, इसको रब कर देता हूं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कोई बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बताना है आपको, टूज कॉम्प्लीमेंट। पहले तो कॉम्प्लीमेंट बताना था, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट को वंस कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं या केवल कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। अब लिखा आता है टूज कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो देखना इसमें क्या करना है। जो नंबर हमें दे रखा है 1101, इसका सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, इसका सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? वंस कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि 1 का 0, 0 का 1 कर दो। तो ये 1 है तो इसका कर देंगे 0, 0 का 1 कर देंगे, 1 का 0 कर देंगे, 1 का 0 कर देंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ गई वंस कॉम्प्लीमेंट जो अभी निकाला था। अब जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आया है उसमें खुद से LSB में 1 ऐड कर दो, LSB में 1 ऐड कर दो, यानी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें आपको खुद से 1 ऐड कर देना है। समझ में आ गई बात? फिर से सुन लो, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकला हो किसी बाइनरी नंबर का, उसमें LSB में खुद से 1 ऐड कर दो, यानी अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, बस ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 0 और 1 का क्या आ गया, दैट इज 1, 1, 0 और 0, तो ये जो आंसर निकल के आया है ये कहलाता है टूज कॉम्प्लीमेंट।
क्या कहलाता है? यही कहलाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? यानी जो बाइनरी नंबर आपको दिया है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो ये हो जाएगा। तो सिंपल सा है, किसी भी बाइनरी नंबर का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 का 0, 0 का 1 कर दो, और फिर जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आए उसकी एलएसबी में 1 खुद से ऐड कर दो, तो जो एडिशन पर आंसर आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलो। और अब एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, उसे और देख लो। इसे कहते हैं बाइनरी का एडिशन। हमने ना बहुत रेयर केस में कभी कभी बाइनरी नंबर का एडिशन भी देखा है। तो एक छोटा सा पॉइंट और है, इसे और नोट कर लीजिए। आप बोलेंगे सर बाइनरी नंबर का एडिशन यानी कि जोड़ होता है, तो घटाव नहीं होता क्या? होता है। मल्टीप्लिकेशन नहीं होता? होता है। डिवीजन नहीं होता? होता है। तो देखिए बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब होता है, यानी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब होता है बाइनरी नंबर का। बट जो ज्यादातर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें केवल बाइनरी का एडिशन ही पूछ सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये नहीं पूछे जाते। बहुत रेयर केस है कि कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला हो, वरना ज्यादा से ज्यादा अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछना तो एडिशन पूछ सकते हैं। तो ये देख लो बस लास्ट। 0 को 0 से ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से ऐड करेंगे तो आंसर 1 0 आएगा। आप बोलेंगे सर कैसे? मैथमेटिक्स में तो 1 और 1 का सम होता है 2, ये 1 0 कैसे? तो जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना, 1 और 1 कितना होता है? 2। ये हो गया मैथ्स, ठीक है, और ये हो गया कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो एक्चुअली है दोनों सेम ही चीज। जैसे ये जो मैथमेटिक्स में 1 लिखा है ना, ये डेसिमल वाला 1 है, ये भी 1 है डेसिमल वाला, तो आंसर भी डेसिमल में ही आएगा, 1 और 1 2 जिसे हम कहते हैं। ये 1 डेसिमल वाला नहीं है, ये बाइनरी वाला है, और ये वाला 1 भी बाइनरी वाला है, तो इसलिए फाइनल जो आंसर आएगा वो बाइनरी में आएगा। तो ये आया कैसे? ये और कुछ नहीं है, यही है बेटा। यानी कि 2 जो लिखा हुआ है डेसिमल में उसका बाइनरी रूपांतरण है, बाइनरी कन्वर्जन है बस। नहीं समझे? जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं जिसमें ये बोलूं कि 2 एक डेसिमल नंबर है, आपको इसका बाइनरी निकालना है, निकाल सकते हो? आप बोलेंगे सर अभी तो कराया आपने। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो जो नंबर है उसे लिखकर और उसमें 2 से भाग दे दो, एक बार चला गया, रिमाइंडर या शेषफल 0 बचा। अब भाग जाएगा नहीं, किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो आंसर में 1 को पहले लिखेंगे और बॉटम से टॉप ये रिमाइंडर लिख देंगे, जो आएगा 0। तो जो डेसिमल में 2 था उसका बाइनरी में आंसर क्या आ रहा है? 1 0। तो वही तो लिखा हुआ है, डेसिमल में 2 है तो आंसर 1 0 आ रहा है। तो अगर निकाल के दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, वरना याद रख लो। याद करने की बात क्या है कि बाइनरी में 1 और 1 का जो सम होता है वो 1 0 होता है। बस समझ में आ गई बात? अब एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो देख लो। देखो 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे सपोज दैट आपसे कहा जाए 1 0 1 0, 0 1 0 1 को ऐड कर दो, कितना आंसर आएगा? 0 1 को ऐड करेंगे ये वाला तो आंसर 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 0 1 को ऐड करने पर 1 और 1 0 को ऐड करने पर 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करेंगे हम? जैसे 1 0 1 0 लिखा हुआ है, अब यहां कर लेते हैं 0 1 1 0, इसको ऐड करना है हमको। ठीक है, अब देखो 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 0। तो यहां पर ऐसे 1 0 नहीं लिखते। जैसे मैथमेटिक्स में जब आप जैसे 7 और 8, जैसे मान लो आपको लिखना है 27 और यहाँ लिखना है 68, इनको ऐड करना है तो 7 और 8 को जोड़ना है आपको, तो 7 दूनी 14 15, यानी 7 और 8 को जोड़ेंगे 15 आएगा। तो ऐसे थोड़ी लिखते हो कि यहाँ 15 लिख दिया और यहाँ 8 लिख दिया। आप क्या करते हैं, यहाँ नीचे 5 लिखेंगे और एक हासिल चला जाएगा जिसको कैरी कहते हैं। 7 और 8 को जोड़ेंगे 15 आएगा, 5 यहाँ पर और एक हासिल ऊपर लिख देंगे जिसको बाद में फिर इनके साथ जोड़ लिया जाता है। ऐसे ही करते हैं ना। तो सेम मैथमेटिक्स वाला केस है यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे 1 1 का सम कितना आता है? 1 0, तो 0 को यहाँ पर 1 को ऊपर। अब इस पूरे में देखो क्या आ रहा है,
जीरो तो हटाई तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता। एक वन ये रहा और एक वन ये रहा, तो वन वन का सम कितना आ जाएगा, फिर से वन जीरो आएगा, तो जीरो यहाँ पर वन ऊपर। फिर इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों को ही देख लो, वन वन का सम कितना आता है, जीरो यहाँ पर और वन ऊपर। अब इस वन के साथ कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, नहीं, तो नीचे उतार लो। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एक और फटाफट जल्दी से देख लो, फिर खत्म हो जाएगी क्लास। वन 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 वन, वन वन का सम वन जीरो, तो नीचे जीरो ऊपर वन। अब इसमें क्या करना है, पहले वन वन को जोड़ो, जैसे इस वन वन को जोड़ा तो वन जीरो आएगा, फिर वन जीरो में वन को जोड़ेंगे तो वन वन आएगा, फिर यहाँ नीचे वन फिर ऊपर वन, ऐसा कंफ्यूजन सा हो जाता है ना। तो इसलिए एक ट्रिक बता रहा हूं, इनको कॉलम समझ लो, इनको स्तंभ समझ लो। ये जो है ना, ये कॉलम है या स्तंभ है, तो किसी भी कॉलम में या स्तंभ में अगर दो वन आ रहे हो, किसी भी कॉलम में या स्तंभ में दो वन आ रहे हो तो नीचे जीरो ऊपर वन कर दो, और तीन वन आ रहे हो तो नीचे वन ऊपर वन कर दो। ये ट्रिक है। जैसे यहां पर इस कॉलम में कितने वन आ रहे हैं, दो वन आ रहे हैं, तो अपने आप नीचे जीरो ऊपर वन कर दो, ये जल्दी हो जाता है इससे। यहाँ पर कितने वन आ रहे हैं पूरे कॉलम में, तीन, तीन का मतलब नीचे भी वन और ऊपर भी वन। फिर यहाँ कितने आ रहे हैं, तीन, तो नीचे भी वन ऊपर भी वन। फिर यहाँ कितने आ रहे हैं, तीन, नीचे भी वन और ऊपर भी वन। इसके साथ कुछ नहीं है नीचे जोड़ने के लिए, तो नीचे उतार लो। ठीक है ना। तो कॉलम वाइज देख लिया करो कि किसी कॉलम में चाहे उसमें कैरी यानी हासिल आया हो या ना आया हो, फर्क नहीं पड़ता, कॉलम पूरा देखो। किसी कॉलम में अगर दो वन आ रहे हैं तो नीचे जीरो और आगे वन भेज दो, और अगर तीन वन आ रहे हो तो नीचे जीरो और आगे वन भेज दो, नीचे भी वन और आगे भी वन। फिर से सुन लो, किसी कॉलम में दो बार वन आ रहे हो, जीरो कितने भी हो फर्क नहीं पड़ रहा, दो बार वन हो तो नीचे जीरो और आगे वन भेज दो, और किसी कॉलम में तीन बार वन आ रहे हो तो नीचे भी वन और आगे भी वन भेज दो। ठीक है भाई। तो ये एडिशन ऑफ बाइनरी है ना, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो ये नंबर सिस्टम या डेटा रिप्रेजेंटेशन वाला जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी और जो लास्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और फिर हमारा बैच खत्म हो जाएगा। तो आज के सेशन, आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।